तो हम लोगों ने सबसे पहले मेजरमेंट का एक टॉपिक पढ़ा, लेंथ मेजरमेंट वर्नियर से और स्क्रू गेज से। उससे आए हुए रिजल्ट्स को लेके हमारे दिमाग में कुछ ख्याल फ्लोट करने लगे कि जैसे जैसे मेजरमेंट बारीक होता जाता है उसमें नंबर्स बढ़ते जाते हैं, है ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात आई। फिर रूल आया कि ऐसे आए हुए रिजल्ट का सम करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, किस रूल के हिसाब से आंसर लिखना होता है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें किस तरह की एरर्स हो सकती हैं और उन एरर्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी बात कि उनके लिए क्या रूल हैं, किसी मेजरमेंट से आए हुए रिजल्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे ट्रू वैल्यू मानी जाती है, उसके साथ एरर की क्या संभावना रहती है। कोई मेजरमेंट हम कितना भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से ना ले आए, कितना क्यों ना ले आए, उसमें गलती की कुछ ना कुछ संभावना रहती है। तो हम जब भी अपना आंसर बताएंगे तो हम अपने ऊपर डाउट के साथ बताएंगे। साइंस वाले लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं। साइंस वाले लोग हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो मानते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट इस लेवल का है, उसमें कुछ ना कुछ गलती की संभावना है। तो जब वो अपने आंसर को बताते हैं तो लिखते हैं कि ये उसकी ट्रू वैल्यू है और ये उसमें एरर हो सकती है। पास में रहे। फिर एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, ये सारी बातें हम लोगों को इस टॉपिक में करना है। तो सबसे पहली बात, हो सकता है उसमें लास्ट में लिखा हो, एरर्स यानी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने के बाद कितने तरह की एरर्स पॉसिबल है। तो 3 तरह की एरर्स का क्लासिफिकेशन किताब में हमें देखने को मिलता है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब कि ऐसी एरर्स जिनको हम आराम से दूर कर सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एरर है ना? जैसे कि जीरो एरर। जीरो एरर क्या बताओ, होती है तो एरर। अगर कोई भूल जाए तो वो गलती हमारे मेजरमेंट में आ जाएगी, लेकिन अगर ध्यान रखे तो उस एरर को दूर किया जा सकता है। तो वो एरर जिनको हम दूर कर सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की एरर्स होती हैं और जो पहले से प्लान्ड हैं, उनके लिए प्लान किए जा चुके हैं कि उनको कैसे दूर करना है, वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर। जीरो एरर इज वन ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि हमने सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट तो अभी यूज नहीं किए हैं। और भी तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गलतियां की संभावना होती है, मे बी कि वो सिलेबस में हो, लास्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट की और बात होगी एकदम पूरी फिजिक्स खत्म होने के बाद। तो वो जो गलतियां हैं वो सुधारी जा सकती है, वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर। जैसे हम लोग फ्लूइड में वो पानी के अंदर वो रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलीना याद है? तो उसमें हम लोग पहली रीडिंग नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें एरर के चांसेस होते हैं एंड करेक्शन की वजह से। तो पहली और दूसरे के बाद का लेते थे, तो वो भी एक तरह की सिस्टमैटिक एरर है ना? तो जहां पे इंस्ट्रूमेंटल एरर कोई है जिसको हम दूर कर सकते हैं, वो क्या है ना, जिसको दूर करने के हमारे पास उपाय हैं। रैंडम एरर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पता ही नहीं कि एरर क्यों आई, है ना? कई बार अगल बगल दो बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स सेम यूज करके अपनी अपनी रीडिंग लाते हैं, सेम धागा लेते हैं, सेम बॉब लेते हैं, लेकिन सबके आंसर सबको सेम है बट आंसर अलग अलग आते हैं। तो हमें पता ही नहीं कि एरर, या बल्कि एक ही आदमी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इधर कर रहा था तो अलग रीडिंग आई, थोड़ी देर में अपना इंस्ट्रूमेंट उठा के उधर, पता चले एरर बदल गई, मतलब रीडिंग बदल गई। तो पता नहीं कि वहां पे शायद कोई फैन चल रहा था जिसका असर उसने सोचे ही नहीं कि ये भी एक असर डाल सकता है। तो क्या हमारी, यानी हमें एरर पता ही नहीं है, मे बी कि वो किसी को पता चल जाए बट हमें कम से कम नहीं पता है। हो सकता है कि वहां जमीन के नीचे कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हो जो इंस्ट्रूमेंट में फर्क डाल रहा हो, तो क्या हम पता कर पाएंगे क्या वो एरर क्या है? ठीक है, तो आमतौर पे ऐसी एरर को दूर करने के लिए बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर में मान लिया हवा का इफेक्ट है या ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है जो इंस्ट्रूमेंट में फर्क डाल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि एक बार की रीडिंग का भरोसा ना करें। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि कोई एक आदमी ने तुम्हें किसी की शिकायत आके बताई, उसका भरोसा करना चाहिए, या 4 आदमी कम से कम आके बताएं उसके बारे में सेम शिकायत, किसका भरोसा करोगे? 4 आदमी बताएं, एक आदमी पे भरोसा ना करो। इसी तरह से साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया एक बार जो रीडिंग हम लाए हैं वो गलत हो सकती है, लेकिन वो सच के करीब होगी। जो रीडिंग हम लाए हैं वो सच के करीब होगी। मान लिया सच ये है और तुम एक बार रीडिंग लाए सच के थोड़ा कम और एक बार लाए सच से थोड़ा ज्यादा, तुमने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, सच के इधर इधर तुम घूम रहे हो। जब तुम उनका एवरेज निकालोगे ना,
तो तुम सच के करीब पहुंच जाओगे। ऐसा माना जाता है कि हम हमेशा सच के इधर ही उधर होते हैं, है ना? जब हम उसका एवरेज लेते हैं तो सच के करीब पहुंच जाते हैं। तो मल्टी ऑब्जर्वेशन करो और फिर उसका एवरेज ले लो, तो उससे रैंडम एरर को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इट्स नॉट गारंटीड, बट साइंटिस्ट इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं। इसको दूर करने का कोई और तरीका नहीं है। क्या जनता समझ गई है रैंडम एरर क्या है? अगली एरर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, रैंडम एरर भी नहीं है, बल्कि जो ऑब्जर्व करने वाला है उसकी गलती है। ऑब्जर्व करने वाला ध्यान नहीं दे रहा था, उसको रीडिंग लेना थी ऊपर से और ले रहा है बगल से। तुम्हें क्या पता है कि यही चीज तुम अगर अभी यहां देख रहे हो, कहीं देख रहे हो, थोड़ा इधर से देखो तो तुम्हें अलग डायरेक्शन में ये अलग जगह नजर आता है। यानी कोई का निशान हम ठीक ऊपर से देख रहे हैं तो अलग नजर आएगा, थोड़ा इधर से देखेंगे तो थोड़ा अलग नजर आएगा। मतलब ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन की वजह से गलती जो होती है, उस एरर का नाम हमने क्या दिया है? ग्रॉस एरर। तो सीधी सी बात है यार कि अगर हम उस आदमी की अच्छी ट्रेनिंग दे दें और उसको अलर्ट मोड में काम करें, मतलब एक्टिव होके काम करें, तो इन एरर्स को हम लोग दूर कर सकते हैं। यानी ग्रॉस एरर भी दूर करी जा सकती है आदमी सुधार के, और सिस्टमैटिक एरर दूर करी जा सकती है इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देके, है ना? इंस्ट्रूमेंट सुधार के, ऑब्वियसली अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो तो क्यों एरर होगी, ठीक है। बट रैंडम एरर मल्टी ऑब्जर्वेशन के ही भरोसे रहते हैं। खैर, इन सब तरह की एरर को मिनिमाइज करने का भी यही तरीका है कि मल्टी ऑब्जर्वेशन कर लो, ठीक है। जैसे मैं तो कहूंगा कि यार एक ही इंस्ट्रूमेंट का भरोसा न करो, 4 इंस्ट्रूमेंट से अपना एक्सपेरिमेंट करके अपना रिजल्ट लाओ, जगह बदल बदल के करो तो और बढ़िया आएगा। भाई इस जगह पे मैग्नेटिज्म का असर था, कोई मैग्नेट अंदर जमीन के था, मैग्नेटिक तो उधर थोड़ी देर बाद उधर, तो ये सब एरर दूर करने के तरीके हो सकते हैं। खैर, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें नहीं है कि ये इनसे हमें ये पता चलता है कि भाई कि ठीक है, यहां कुछ एरर थी तो वहां उसका असर नहीं था, वहां उसका असर नहीं था। खैर, मैंने कहा कि कोई भी रीडिंग हम किसी भी मेजरमेंट से लेके आए हैं तो हम उस पर 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। डिपेंड्स ऑन कि हमने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, उसके आधार पे हम अपने आंसर में इस बात की गुंजाइश छोड़ेंगे कि इसमें कुछ गलती की संभावना हो सकती है। तो जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे मेजर्ड रिजल्ट, तो उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू जो हमने मेजर करके लाई है अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, अच्छे आदमी के साथ, और रैंडम एरर की अभी मैं कह रहा हूं एक ऑब्जर्वेशन से आंसर लाया है, ठीक है, ओके। या रैंडम एरर थी तो हमने मैनी ऑब्जर्वेशन से इसको लाया है एवरेज निकाल के। बहुत सारी पॉसिबिलिटी, कुछ लोग एक ही ऑब्जर्वेशन पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग मैनी ऑब्जर्वेशन पे। तो ट्रू वैल्यू एक ऑब्जर्वेशन से जो रीडिंग आई है उसी को सही मानोगे, और मल्टी ऑब्जर्वेशन से आई है तो एवरेज निकालोगे, उसको सही मानोगे। ये उसकी रीडिंग है। और साथ में बगल में क्या लिखा है? एरर। एरर मतलब कि इसमें कितनी गलती की संभावना हो सकती है। तो ये गलती की संभावना व्यक्त करने के लिए भी रूल बनाए गए हैं, वो रूल अभी हमें समझना है, ठीक है। लेकिन इतना तो समझ लो कि यार जब भी हम कोई रीडिंग लिखेंगे तो ट्रू वैल्यू के साथ साथ बगल में ये घोषित करेंगे कि इसमें कितनी गलती की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, इसके लिए हम श्योर हैं। बात समझ रहे? तो जैसे मैंने कहा कि हमने कोई रीडिंग 2.0 सेंटीमीटर लाई है जिसमें 0.1 सेंटीमीटर की गलती की संभावना है, ऐसा। तो क्या बताओ ये क्या है? उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये एरर है, ठीक है। मुझे बताओ एक और मेजरमेंट मैंने किया 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या इन दोनों रीडिंग्स में कौन ज्यादा एररफुल है? पहला या दूसरा, या दोनों बराबर हैं? हाँ, तो देखो यार, सबके मन में एक फील आ रहा है कि एरर तो दोनों में बराबर ही है, 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, फिर भी लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि गलती ऊपर वाले में ज्यादा है। ये भाव आ रहा है? नहीं आ रहा है? नीचे वाले में ज्यादा है। अच्छा मुझे बताओ, तुम किसी से 400 रुपए लो, मांगो, और वो 300 दे दे, और किसी से तुम 200 मांगो वो 100 दे दे, किस में ज्यादा खलेगा?
खैर तुम लोगों के तो ख्याल ही खराब है। तुम किसी से 1 लाख रुपया लेने जाओ और गलती से वो 100 रुपए कम दे दे, और तुम किसी से तुम नहीं, कोई दूसरा आदमी, गरीब आदमी, वो आपस में ट्रांजेक्शन कर रहा है 100-100 रुपए के, तो वो किसी से साहूकार से 200 रुपए लेने गया और उसने 100 रुपए की गलती कर दी, किसको दुख ज्यादा होगा? भाई जो लाखों के ट्रांजेक्शन करता है उसके लिए 100 रुपए मैटर नहीं करता है। जो 200 रुपए बेचारा साहूकार से लेना है, उसने 100 रुपए की गलती कर दी तो उसको फर्क, तुम एक ही आदमी से कह रहे हो इसीलिए बराबर फर्क पड़ेगा। अगर एक ही आदमी है जो 1 लाख रुपए का भी काम कर रहा है और 200-100 रुपए का, तो उसके लिए बराबर हो सकती है। बात समझो जरा। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम एक ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने गए हो, तुम जो रोड की लंबाई नापने गए हो 500 मीटर और उसमें 2 सेंटीमीटर की गलती हो जाए, और तुम एक 4 सेंटीमीटर की चीज नापने गए हो, उसमें 2 सेंटीमीटर की गलती आ जाए, किसमें गलती ज्यादा है? यही बात, इस भाव को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। एरर 1 में कितना, एरर 1 में कितना वेटेज रखता है या 100 में कितना रखता है, उसको बोलते हैं परसेंट एरर। पूरा दिन मैं वेट करता रहता हूं मेरे पास कोई कॉल आए, बट पता नहीं क्या है कि एक मूवी थी बादशाह, वो अपने दोस्त से कह देता जैसे ही कोई क्लाइंट आए तो फोन पे फोन मारना ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। काम तो हमारे पास है नहीं, कम से कम सामने वाले पे इंप्रेशन तो अच्छा जाए, समझे? तो अभी क्या है कि उसको कर्जा मांगने वाला आ गया एक दिन, तो वो कह रहा नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मेरा काम ही नहीं चलता, फोन पे फोन वो मार रहा है, उसका दोस्त समझ रहा है कि क्लाइंट आया है। तो ऐसे ही हाल मेरा है, फोन पे फोन आ रहा है, इससे लग रहा है कि मतलब बड़ी अमीरी का आलम है, और अमीरी का आलम तो तुम देख ही रहे हो। हाँ भाई, क्या बता रहा था मैं? तो बताओ गलती किस में ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर में या 4 सेंटीमीटर पे? 2 सेंटीमीटर में 0.1 की गलती और 4 सेंटीमीटर 0.1 की गलती में इस पे पर यूनिट वैल्यू पे एरर ज्यादा है, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है किसी चीज का गलती एक में बताना। नहीं कहते लोग रुपया में 4 आना बराबर वो सच्चा है और 16 आना 12 आना गलत है। ये कभी कहावत सुनी है? 4 आना 16 12 आना नहीं, 1 रुपए में कितने आना होते हैं? 1 रुपए में 4 आना होते हैं, चलो कहावत बदल देते हैं, 1 रुपए में 16 आना होते हैं। तुमने कभी सुना है 16 आना सही बात है? ये तुम लोगों ने कभी नहीं सुना? तुम लोग कभी बड़े बुजुर्गों के बीच में नहीं बैठते हो? अच्छा, फिर क्या बातें करते हो? दादी माँ आपने कौन सा गेम खेला आज? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एक 100 रुपए में 25 रुपए खर्चा कर दिए, तो उसका 1 में कितना वेटेज है? 1/4 नहीं, 100 में कितना वेटेज है? 25, तो 1 में कितना? दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब उसी चीज का वेटेज 1 में, यानी अगर ए में कोई एरर डेल्टा ए है तो 1 में क्या होगी? डेल्टा ए बाई, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। सिंपली 1 में किसी चीज का वेटेज निकालना। और परसेंट एरर क्या है? 100 में उसका वेटेज कितना होगा? तो होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो किसी वैल्यू को लिखना विद एरर, जो एरर लिखी जाती है वो एब्सोल्यूट एरर होती है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर ज्यादा सेंस देती है या फ्रैक्शनल एरर ज्यादा सेंस देती है? फ्रैक्शनल एरर ज्यादा सेंस देता है ना? भाई अगर 400 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर की गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर की गलती हो रही है तो इसका मतलब तुम क्या मेजर करते हो भाई? किस लेवल का मेजरमेंट करते हो? सवाल तो उठेगा कि तुम 4 सेंटीमीटर नापने गए थे और तुम 2 सेंटीमीटर नाप के चले आए, तो उस पर सवाल उठेगा। भाई यहां हम एरर अंडर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस बात से लेना देना है कि तुम कितना अच्छा मेजरमेंट करते हो। तो फ्रैक्शन एरर इस बात का सेंस ज्यादा देता है, एब्सोल्यूट एरर इस बात का ज्यादा अच्छा सेंस नहीं देता है। क्या जनता समझ पा रही है? खैर, मैं कह रहा हूं कि ये जो तरीका है एक्सप्रेस करने का, ट्रू वैल्यू किसे माने और एरर किसे माने, वो सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए नियम अलग बनाए गए हैं और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन के लिए नियम अलग बनाए गए हैं।
सिंगल ऑब्जर्वेशन का रूल बड़ा सिंपल है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग नापने गए और उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होगी हम गलती ज्यादा से ज्यादा लीस्ट काउंट के बराबर कर सकते हैं। उससे ज्यादा करते हैं तो वो गलती नहीं बेवकूफी कहलाएगी। बात समझ रहा है? जैसे हमारे घड़ी के जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, मतलब हर चीज जो 0.1, हमारी घड़ी का लीस्ट काउंट क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बताना है, तुम्हें जो पता है वो बताना है। घड़ी का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 सेकेंड। हमारी जो घड़ी टिक टिक वाली है ये मिनिमम मेजरमेंट कितना करती है? 1 सेकेंड। हाँ तुम बता ही लो पहले, किस में बता रहे थे? तो मिली सेकेंड में कितना आएगा? 1000 मिली सेकेंड उसमें बता रहे थे। मतलब तुम्हें आंसर सही करने के लिए जो बनना पड़े वो ऐसे नहीं चलेगा यार, है ना? ब्लफ करने की कोशिश मेरे सामने तो मत ही करना, है ना? बायो वायो वालों के सामने कर लेना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका इतना गलती। अभी मैं तुमसे बोलूं कि इस समय 12:38 और 14 सेकेंड हुए हैं, नहीं तो घड़ी इसका मतलब 14 पे थी। मैं समझदार होते हुए वो टाइम बता रहा हूं, 14 पे थी। लेकिन क्या बताओ वो 15 होने ही वाला था, 14.99 हो चुका था, तो भी तो मैं 14 ही बोलूंगा। 14.99 तो इसका मतलब 0.99 की गलती की संभावना है, और 0.99 को राउंड ऑफ करोगे तो लगभग वो लीस्ट काउंट के बराबर आ जाएगा, 1 सेकेंड। यानी इसमें मैं जब भी कोई डेटा बताऊंगा तो उसमें 1 सेकेंड तक की मैक्सिमम गलती की संभावना रहेगी। जैसे हम अपने स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन हमारा मेजरमेंट वो जो सबसे छोटा डिवीजन होता है उसके इधर या इधर में हमें देखने में थोड़ा सा समस्या लग रही थी, तो हम गलती ज्यादा ज्यादा कितनी करेंगे? एक डिवीजन की। तो बस एक डिवीजन उसका। क्या जनता समझ पा रही है? हमने जितना मेजरमेंट किया है, जैसे 40 एमएम मेजर किया है, तो 40 एमएम में कितनी गलती होगी? ज्यादा ज्यादा 1 एमएम की। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? 40 एमएम प्लस माइनस 1 एमएम। 40 एमएम प्लस माइनस 1 एमएम, यानी 40 एमएम के लिए हम श्योर हैं, 1 एमएम के लिए थोड़ा सा हमने कैजुअली चेक कर लिया था, तो हमें 1 एमएम के लिए श्योर नहीं है। ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। घड़ी से अगर मैंने कोई 40 सेकंड मेजर किया है समय, तो लिखूंगे 40 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड। क्या जनता समझ पा रही है? सिंगल ऑब्जर्वेशन में जो डेल्टा ए होता है वो किसके बराबर होता है? लीस्ट काउंट के बराबर। और एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, वही तरीका होगा। जैसे मैंने कहा 40 सेंटीमीटर 40 एमएम प्लस माइनस 1 एमएम। अगर मैं वर्नियर से मेजर कर रहा हूं तो शायद ये 40.2 एमएम आया, तो प्लस माइनस 0.1 एमएम लिखूंगा। अगर मैं स्क्रू गेज से मेजर कर रहा हूं तो शायद ये 40.23 एमएम आया, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस माइनस, बोलो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ये मैं नॉर्मल स्केल से कर रहा था। ये ऑन करके बैठो, कब सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। चाहे जो कुछ हो, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारा सारा ध्यान उसमें होना चाहिए। और लिखने के लिए तो मैंने कितना काम कम कर दिया है, सोच के देखो। सोच के देखो, इतना सब कम से कम 30% काम मैंने कम कर दिया है। क्लास का 30% टाइम अब तुम्हारी एफर्ट को बढ़ाने में, तुम्हारी प्रैक्टिस को बढ़ाने में, तुम्हारी अटेंडेंस को बढ़ाने में, ये जो ध्यान नहीं दे पाए इसको बढ़ाने में हमने काम किया है। खैर 40 एमएम में वो जो नॉर्मल स्केल से मेजर किया है, 1 एमएम की गलती। 40.2 एमएम में, है ना, ये वर्नियर से मेजर किया है, ये स्क्रू गेज से मेजर किया है, तो कितना आया? 40.23। तो गलती कितनी हो सकती है? लास्ट डिजिट से मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, सॉरी बनता है तुम्हारा। ये बात समझ गए? तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे लीस्ट मेजरमेंट हो सकता है, लीस्ट काउंट होगा, वो बगल में लिखना है, अगर एक ऑब्जर्वेशन से तुमने आंसर लिखा है। क्या जनता समझ गई है? अब अगर कोई पूछे, ठीक है ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, इसका बताओ फ्रैक्शन एरर क्या है? तो बताओ इसका फ्रैक्शन एरर क्या हो जाएगा? 1/40। इसका होगा 0.1/40.2। खैर वो जो भी आएगा, परसेंट क्या होगा निकाल लेंगे कि नहीं? इंटू 100 कर देंगे। चलो एक बेटर क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। क्या मुझे बताना है? देखो यार 1 एमएम, जैसे उस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 में
40 mm में 1 mm की एब्सोल्यूट एरर है, नहीं है? तो बताओ फ्रैक्शनल एरर क्या होगी? 1/40 mm, नहीं mm नहीं, अब यूनिट नहीं लिखेंगे, mm/mm, mm कट गया, अब वो वेटेज आएगा। और 100 में क्या आएगा? 1/40 इंटू 100। चलो एक बात और निकल के आएगी इतनी देर में। कोई तुमसे पूछे बताओ फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर किस यूनिट में होता है, तो तुम कहोगे जिस चीज का मेजरमेंट किया है उसी यूनिट में होगा। देखो 0.1 mm, 1 mm। लेकिन फ्रैक्शनल एरर की यूनिट क्या होती है? नहीं होती, यूनिट लेस है। परसेंट एरर की यूनिट क्या होती है? नहीं, वो वेटेज है भाई। mm में mm डिवाइड हो गया तो यूनिट लेस आ गया। क्या जनता समझ गई है? तो ये कितना परसेंट आ गया? 2.5%। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है? चलो एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बेटर करने वाले हैं। हमने एक पेंडुलम के ऑसिलेशन के 20 ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड किया है ना? और 20 ऑसिलेशन का टाइम कितना आया है? 40 सेकेंड। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन कितना आया है? 40 सेकेंड। तो क्या ये 40 सेकेंड बिल्कुल सच होगा या इसमें गलती की संभावना है ना? क्या बताओ, इसमें प्लस माइनस 1 सेकेंड की गलती हो सकती कि नहीं? किसमें? 40 सेकेंड में। ध्यान देना, ये गलती 40 सेकेंड में हो सकती है। कोई पूछे 1 में कितनी गलती हो सकती है? 1/40। नहीं, 2 में कितनी हो सकती है? इतना तो समझते हैं सभी कि ये जो गलती है, हमने 40 सेकंड लगातार उसको ऑसिलेट कराया और देखा कि घड़ी में 40 टिक हो गए हैं, तो हम उसके साथ क्या व्यक्त करेंगे? प्लस माइनस, है ना? ये उसकी क्या है? एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या है? रीडिंग, ट्रू वैल्यू। मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहा गया है राइट द टाइम पीरियड विद एरर लिमिट। ओके, क्या ये जो लिखा है ये टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन का टाइम। ये किसका टाइम है? 20 ऑसिलेशन का टाइम। तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा यार? कैपिटल टी होता है टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। एनीवन बताए, वन ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा? कितना होगा? 40/2 यानी कितना? 2 सेकेंड। ऑब्वियसली यार 40/20 यानी कितना? 2 सेकेंड। तो साथ में एरर कितनी होगी? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एग्जैक्टली। क्या 40 सेकंड में एक की गलती हो सकती है? तो 2 सेकंड में वो गलती कितनी होगी? हाँ, ये बात समझे यार कि पहले तुम 1 की एरर निकालोगे 1/40 और इनटू क्या रखोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका आंसर कितना आया है? 2। तो यहां प्लस माइनस 1/40 इंटू 2 करोगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये आएगा 2 सेकेंड प्लस माइनस कितना आएगा? पॉइंट लगाओगे। ये टाइम पीरियड लिखने का सही तरीका है। क्या तुम्हें अभी तो मैंने बताया कि एरर का वेटेज तुम इसके हिसाब से लिखोगे ना? नहीं, 40 सेकंड में अगर एक की गलती हो सकती है तो 2 सेकंड में वो गलती मात्र 0.05 की हो सकती है। ये बिल्कुल नोट कर लें, बहुत रेयर एग्जांपल है, जल्दी मिलता नहीं है। तो ये बात ध्यान देने की थी कि ये हमने पता है क्या किया है? फ्रैक्शनल एरर निकाला, फिर ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है ना? और वो 2 सेकंड में वेटेज हमने निकाला है ना? 40 सेकंड में वेटेज, वेटेज इन 40 सेकंड क्या है? 1 सेकंड। वेटेज ऑफ एरर इन 2 सेकंड वो कितना हो जाएगा? 1/40 इंटू 2 सेकेंड।
ये तरीका है करने का। डन, आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक मैं बात कर रहा था कि अगर कोई रीडिंग एक बार में ऑब्जर्व करी गई है किसी समझदार आदमी के द्वारा, जो कि गलती कर सकता है, बेवकूफी नहीं, तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा? उसके लिखने का तरीका यही होगा जो मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिमिट। लेकिन ट्रू वैल्यू वो एक ही रीडिंग जो आई है उसी को ले लेगा और साथ में कितनी संभावना व्यक्त करेगा गलती की, जो उसकी नो जो इसका लीस्ट काउंट है। गलती हुई नहीं है, वो जानबूझ के गलती थोड़ी करेगा, मैं कह रहा हूं एक्सपर्ट आदमी है, जो उसकी लीस्ट काउंट होगी उतनी एरर की संभावना वो व्यक्त करेगा। लेकिन मैंने ये भी बात करी थी कि मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम इस आंसर को लिखने का, जिसमें इसको ट्रू वैल्यू लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। अब इसको मैं बोलने वाला हूं मीन एब्सोल्यूट एरर और इसको बोलने वाला हूं ट्रू वैल्यू, साथ में एक और नाम बोलने वाला हूं मीन वैल्यू। जब हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सारी वैल्यू जो आई हैं उनका एवरेज निकालते हैं और उसी को हम क्या बोल देते हैं? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? अगर हमारी रीडिंग A1, A2, A3, AN, ऐसे n रीडिंग है, तो बताओ ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू क्या होगी? सारे वैल्यूज को ऐड करो जितने भी हैं और उसमें उस नंबर से डिवाइड कर दो जितने बार ऑब्जर्वेशन किया गया है। अगर n बार ऑब्जर्वेशन किया है तो n बार ऐड करो और n से डिवाइड करो, उससे जो आंसर आएगा इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। इसी को ट्रू वैल्यू बोलेंगे या मीन वैल्यू बोलेंगे। अच्छा, यहां पे ऐड करते समय ना, वो जो ऐड के रूल हैं वो लगाना है। डिवाइड करते समय जो डिवाइड में डिजिट के रूल हैं वो लगाना है। रूल गड़बड़ नहीं करना है। मेजर्ड रिजल्ट है ना, तो ऐड करने के रूल लगेंगे, डिवाइड करने के रूल लगेंगे। बात क्लियर है? अब ये तो यार ट्रू वैल्यू हो गई। अगर मैं इन बात करूं कि क्या पहला मेजरमेंट जो था, पहला मेजरमेंट वो सही था या गलत था? पहला मेजरमेंट सही था या गलत था? क्या फर्स्ट मेजरमेंट गलत था या सही था? तो हमने उसको सही नहीं माना, हमने सबके एवरेज का भरोसा किया है उस पहले आंसर को सही। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सब क्या थे? गलत थे, एररफुल थे। इट्स नॉट गलत, एररफुल थे। तो अगर कोई निकालना चाहता है कि पहले वाले में कितनी गलती हुई, तो तुम क्या करोगे? A1 में से डेल्टा ए घटा दो, A1 में से ए मीन घटा दोगे, ए मीन घटा दोगे। यानी जो वैल्यू A1 की आई थी, मुझे नहीं पता वो ट्रू वैल्यू से कम आई थी या ज्यादा आई। अच्छा, एक बात गारंटी है कि जो ट्रू वैल्यू आई होगी वो इन सारी रीडिंग की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे वो ज्यादा होगा, और इन सारे मेजरमेंट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे ये कम होगा। क्या इतना तो समझ ही पा रहे हैं? यानी अगर ये कोई 1.48, 1.51, 1.52 चार हैं चलो, और 1.51 है, ऐसी चार रीडिंग आई हैं, चार ऑब्जर्वेशन, तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, तो जब एवरेज निकालेंगे तो ये आंसर 1.48 से ज्यादा और 1.52 से छोटा होगा, ये पक्की बात है भाई। कभी भी हम एवरेज निकालते हैं तो यही होता है, मैथ्स गवाह है इस बात की। तो पहली एरर क्या है? तो मान लिया इनका एवरेज कुछ आ गया, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मान लिया इनका एवरेज 1.5 आ गया, तो मैं 1.5 घटा दूंगा पहली रीडिंग से, तो वो एरर निगेटिव में आएगी। फिर दूसरी एरर कैसे निकालेंगे? एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। एरर इन सेकेंड मेजरमेंट कैसे निकालोगे? A2 माइनस ए मीन एंड सो ऑन। क्या ये काम हम सबके लिए कर सकते हैं? बहुत सारी एरर्स आएंगी। क्या ये एरर्स जब हम ये निकालेंगे तो सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे?
या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ये देखो यार, कोई भी एक पैटर्न बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एम माइनस ए वन कर दो, ए वन माइनस एम कह दो, सब एरर ही है। ठीक है, क्या जीरो भी आ सकती, मान लिया इन सब का एवरेज 1.51 आ जाए, तो जब तुम इसको सबट्रैक्ट करोगे तो जीरो नहीं आ सकता। यानी ये आंसर्स जीरो भी आ सकते हैं, और जो लिखा है लिखा रहने दो, बदलने की जरूरत नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। क्या ये रिजल्ट जो आएंगे कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे, जैसा हमें उम्मीद था कि जब बीच की वैल्यू है, जब बीच की वैल्यू आई है तो कुछ बड़े होंगे रिजल्ट और कुछ छोटे होंगे, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी कुछ नेगेटिव आएंगी। आइडियल सिचुएशन में ऐसा माना जाता है कि अगर सारी एरर्स जो हम लाए हैं, जितनी भी एरर लाए हैं, क्या इनमें कुछ सम ऑफ देम आर पॉजिटिव, सम ऑफ देम आर सम आर पॉजिटिव, सम ऑफ देम आर नेगेटिव, तो इनका सम जीरो को टेंड करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सच में सही रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं तो इनका सम किसको टेंड करना चाहिए, जीरो को टेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ पॉजिटिव हैं कुछ निगेटिव हैं, और हमारी मीन वैल्यू बीच का कोई वैल्यू रखता है, तो ये प्लस माइनस मिलके जीरो को टेंड कर, इट्स नॉट गारंटीड कि जीरो आएगा, मगर ये जीरो के बहुत पास होगा। ठीक है, जितने ज्यादा हम मेजरमेंट करेंगे जीरो के उतना ही करीब पहुंचेंगे, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये बात करी है कि ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये समझ में आ गया। ये क्या है, डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट में आए हुए एरर्स हैं। अब ये कैसे लिखा जाता है, ये जो एरर लिखा है भाई, एक होती है कॉन्फिडेंट वैल्यू आंसर, और एक होता है कि हम कितनी गलती की संभावना व्यक्त करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट एरर कैसे लाया जाता है, तो यहां एब्सोल्यूट एरर को भी मीन करके लाया जाता है। क्या करके, मीन करके, इसीलिए बोलते हैं इसको मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको लिखा है डेल्टा ए बार, मैं यहां मॉड भी लगा रहा हूं, डेल्टा ए बार, चलो मॉड ना लगाओ, आगे लगा दूंगा। ये डेल्टा ए बार क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती की संभावना है, और वो कैसे निकाली जाती है, पहली गलती की संभावना, दूसरी गलती की संभावना, सारी गलतियों की संभावनाओं को मॉड साइन यानी मॉड के साथ जोड़ना, मॉड के साथ जोड़ना मतलब प्लस साइन के साथ जोड़ना, और डिवाइड बाई क्या कर देना, एन। यानी हम इन सारी गलतियों को ऑब्जर्व करें, किसी की 0.1 है, किसी की 0.2 है, किसी की -1 है, -0.1 है, -0.2 है, उन सब में जो उनका मीन आएगा, गलतियों का मीन, यानी ये है ट्रू वैल्यू का मीन, यानी मेजरमेंट का मीन, तो उसको ट्रू वैल्यू माना गया है, और यह गलतियों का मीन, उसको क्या माना जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर। ये और ये मॉड करके ऐड करके आंसर निकालना है। क्या जनता समझ पा रही है? अब हमारे पास एरर आ चुका है, वो इधर लिखा जाएगा, ट्रू वैल्यू आ चुका है, वो इधर लिखा जाएगा, तो जो हमारे एक्सप्रेस करने का तरीका था उसकी दोनों वैल्यू पता चल गई। क्या जनता समझ पा रही है? समझ पा रही है तो बातों बातों में मैंने ये चार डेटा का एक रिजल्ट लिखा था। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है मैटर नहीं करता है, मैं कह देता हूं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी ना कभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम सुना होगा शायद, 10th में सुना है। तो ये चार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मेजर किए हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम ये सारा काम करके देखते हैं कि क्या आता है, थोड़ा डेटा के साथ खेलते हैं। क्या क्या लाना है हमें, सबसे पहले इनका एवरेज लाना है। मैं यही कर दूं, जगह कम है, हालांकि मैं कोशिश करता हूं मैनेज हो जाए, मैं क्यों करूं। हाँ हाँ, उसके बीच में भी तो चार ही मेजरमेंट किए मैंने, चार ही किए, चार हैं, तो मैंने जो सिखाया है उसको तुम करके दिखाओ।
तुम लोग अलग पेज पे कर सकते हो, मेरे पास थोड़ा सा जगह मैनेज करना है, यही समझाना है, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। डिवाइड बाई कितना 4, कोई मुझे बताए ये सम करके कितना आया 6 पॉइंट श्योर। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा कितना 4 1 जा 4, फिर 2 0 20, फिर क्या 0 5, बड़ी समस्या हो गई यार 0 5, यही आया, कंफर्म करें, जनता बताए यही आया 1.505। हमें कितने डिजिट का आंसर लिखना चाहिए बताओ, ये ऊपर वाला नंबर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है 3, और नीचे वाला ऊपर वाला कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है, अभी भी गलत ही है, कोई बात नहीं, मुझे गलत कराना होगा तो मैं करा ही लूंगा। बताएं ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, नीचे वाले में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सर ये क्या बात हुई, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई 4 बार मेजरमेंट हुआ है, क्या इस बात पे किसी को कोई डाउट है कि ये 4 एब्सोल्यूट 4 है, क्या ये मेजरमेंट है 4 काउंटिंग है भाई। तो बताओ आंसर इनफाइनाइट डिजिट का लिखोगे या 3 डिजिट का, अरे इनफाइनाइट तो लिख ही नहीं पाएंगे ना, तो हमें 3 डिजिट का आंसर लिखना है, यानी कहां तक, यहां तक राउंड ऑफ करना है। क्या लिखोगे, रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है 1.51 करें या 1.50 ही लिखा रहने दें, बताएं 0 ही लिखा रहने दें। देखो यार 5 एब्सोल्यूट सेंस में 5 है, उसके आगे प्रीसीडिंग अगला डिजिट फॉलोइंग डिजिट कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसकी औकात एग्जैक्ट 5 है, और जब औकात एग्जैक्ट 5 हो तो ये हमारी मर्जी है कि हम क्या करेंगे, और हमारा मन हमेशा क्या करता है, इवन, है ना। तो ये क्या आएगा 1.50। फैसला, कई बार बड़ा मुश्किल होता है फैसला लेना, तो उसके रूल बना दिए गए हैं, तुम फैसला मत लो, रूल याद रखो बस, क्या करें क्या ना करें, हर मोड़ पे साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ इंतजाम कर रखे हैं। ओके 1.5 आ गया। अब बताओ पहले डेटा में कितनी एरर है, पहले डेटा में कितनी एरर है, ओके तुमने इससे इसको घटाया है, कोई बात नहीं, एक जैसा सभी लोग करें तो गलती नहीं होगी। बताओ पहले वाले में कितनी गलती है +0.02, दूसरे वाले में कितनी गलती है -0.01, तीसरे वाले में कितनी गलती है 0.2, चौथे वाले में कितनी गलती है डन डन। तो जरा अब इसको चेक करें, क्या ये सही में 0 के करीब आता है, ये चेक करते हैं, ये वाला चीज +0.02 -0.01 -0.02 -0.01, तो ये तो कट गया, ये नहीं कटा, तो ये आ गया -0.02। खैर ये 0 के करीब नहीं आया है, इससे कोई वो कंक्लूजन ना बनाए, मैंने वैसे भी कहा कि 0 के करीब आएगा, एग्जैक्ट 0 आने का कोई स्कोप नहीं है, हम इतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि सारे डेटा से एवरेज निकाल दे तो सही आ जाए, जितने ज्यादा मेजरमेंट होंगे वो 0 के उतना करीब आएगा। ठीक है, कल को कोई क्वेश्चन पूछे कि इन सारे एरर्स को अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, तो तुम्हें लिखना है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0, ये रूल है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या लिखोगे, करो तो अपने शुभ हाथों से। भैया एक बात समझ लो यार, फिजिक्स पढ़ना है तो पूरे टाइम तुम्हें अलर्ट रहना है, यार रिलैक्स होने का कोई स्कोप नहीं है, जैसे तुम लोग करते आए हो 9th 10th 11th में, कि मतलब थोड़ी देर बैठ गए, अभी तो सर नॉन इंपॉर्टेंट बातें कर रहे, थोड़ी देर में अलर्ट होके बैठेंगे, अब इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ हर पल इंपॉर्टेंट आने वाला है। और फिजिक्स में तो ऐसा है कि यार यहाँ तुम पूरा एक्टिव होके काम करो, घर में एक्टिव होके काम करोगे तब गलती के चांसेस बने रहेंगे, तो क्लास में तो बिल्कुल स्कोप ही नहीं कि तुम 1.5 घंटे अपने दिमाग को रिलैक्स दोगे, अब थोड़ा सोचना बंद करके मौसी के घर के बारे में सोचते हैं, वहां पे कितनी अच्छी बालकनी थी, कितनी अच्छी हवा आ रही थी, और वहीं जाना है मुझे छुट्टियों में, लेकिन इस बार तो छुट्टी में जाना नहीं है, ये सब ख्याल नहीं चलना चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ भाई
A1 कितना 0.02, डेल्टा A2 कितना -0.01, तीसरा कितना है -0.02, चौथा कितना -0. तो क्या ये किया है? हाँ हाँ, यही मुझे बताना था कि यहाँ माइनस साइन नहीं लेना है, सब कैसे जुड़ना है प्लस साइन के साथ. यस, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 4. तो ऊपर का सम कोई मुझे बता दे कितना है? हैं 3 2 5 1 6 7 8 क्या था 0.01 था. ओके ओके, तो 2 2 4 2 6 अभी भी तो. हाँ, सावधानी हटी, तुमने देखा होगा बस में लिखा रहता था ऊपर सावधानी हटी दुर्घटना, है ना? और अभी सही सलामत है, इसका मतलब कभी दुर्घटना घटी नहीं है. वो सब फिजिक्स के लिए लिखा रहता था. तुम्हें क्या लगा बस के लिए लिखा है? नहीं, तुम कहीं भी पढ़ना तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी किसमें? यस, 0.0, 4 1 जा 4, 4 देन 5 आएगा. ओके, 0.015. ओके, मुझे बताओ सम का रूल हमने प्रॉपर लगाया था. देखो डेसिमल के बाद सब 2 डिजिट थे, 2 डिजिट थे. क्या डिवाइड का रूल प्रॉपर लगा देते हैं? इसमें कितने डिजिट हैं सिग्निफिकेंट फिगर? एक, एक है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इनफाइनाइट. तो हम कितने एक सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 0.02. अरे 5 को हटाना है भाई, 5 को हटाना है, इवन बनाना है. यस, ऑड इज ऑड, इट्स नॉट लुकिंग गुड, लुक्स ऑड. सो हम उसको क्या बना देते हैं? इवन. क्या अभी पूरी कहानी समझ में आ गई है कि ये मैं क्या बातें कर रहा था? ठीक. तो ये तरीका है मेजर्ड रिजल्ट को लिखने का, मल्टीपल मेजरमेंट के बाद रिजल्ट को लिखने का. यानी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? कल को कोई तुमसे मीन वैल्यू पूछ ले, ट्रू वैल्यू पूछ ले, कल को कोई तुमसे डेटा दे दे 3 4, तुमसे केवल ये पूछ ले. ऑब्वियसली यार ये काम करना पूरे 2 मिनट का काम है, तुमको सर बताने में तो आपने पूरा 15 मिनट ले लिया. एग्जाम के टेम्परामेंट में ये काम करने में 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, और इसका रिजल्ट तुम्हें पता ही कि 0 के करीब हमें टिक करना है. कोई क्वेश्चन आएगा नहीं छोड़ोगे? चलो. अच्छा, ये मैंने लिखा भी तो था अपने डिजिटल तरीके से, तो जो लोग मेरी गंदी राइटिंग नहीं देख पाए हैं वो लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं. दिस ट्रू वैल्यू, अलग अलग एरर्स, सबका सम 0 को टेंड करता है, और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लाते हैं. मुझे लगता है प्लान मेरा यहाँ बताने का था, मैंने यहाँ बता दिया. कोई बात नहीं, समझ गए भाई लोग? ये आराम वाला चेहरा मत बनाओ. चलो समझ गए, अब आराम करते हैं. अभी आराम नहीं करना है यार, आराम रात में 7 घंटे करो बस, 7 घंटे. आजकल मैं छत में सो रहा हूँ, घर में कोई है नहीं, वाइफ गई है मायके, तो मेरे पास पूरी आजादी है. एसी बचाने के लिए नहीं, मतलब अभी 2 दिन पहले आंधी आई थी ना, आंधी के बाद से बड़ा मौसम ठीक चल रहा है, तो मैंने छत पे पूरा अरेंजमेंट किया, एक फैन लगाया है बिना एसी बिना कूलर के, और शेड है ही, पहले से शेड है वहां पे, तो 2 तरफ से हवा आती है. और सबसे बड़ी समस्या है कठौता झील के पास मच्छर, मच्छर बहुत होते, तो एक मच्छरदानी लगाई, नेट लगाया, मस्त सोता हूँ. सुबह सुबह 4 बजे के बाद सुबह चिड़ियों की चहचहाट, तो मजा आ रहा है, कुछ कहने को नहीं. बचपन में पहले सोते थे हम लोग ऐसे ही, तुमने सुना होगा, पापा लोग बताते हो. तुम लोग तो कमरे में ही पैदा हुए, कमरे में ही जिंदगी काट रहे हो. ऐसे ही चल रहा है ना. तुम लोगों ने कभी छत में सोए हो? कभी तो ऐसा पड़ा होगा, गर्मी ज्यादा है, लाइट नहीं आ रही, कभी ना कभी वो ऐसी सिचुएशन, लेकिन लाइट आ रही है तब भी मैं ये कर रहा हूँ. उसका वजह पता है क्या है? कि मैंने एसी की टेक्नोलॉजी पूरी समझी एक दिन, तो मुझे पता चला कि ये बाहर की हवा नहीं लेता है, कि अंदर से लेके उसको कूल करके भेज देता है. इसके अंदर कोई इंतजाम नहीं कि बाहर की हवा को अंदर भेजे. मैं कहा यार ये तो बहुत गलत है, हमारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो सब कमरे के अंदर ही जा रही है, और कमरे में अगर 3 लोग 4 लोग हैं तो सबकी कार्बन डाइऑक्साइड सब, तो ये शरीर के लिए सही नहीं है.
तब से मैंने सोचा कि जब जब ऐसा मौका रहेगा, इट्स नॉट कि मैं पूरे साल ऐसा करने वाला हूँ, जब जब मौसम ठीक रहेगा तो ये किया जा सकता है। आगे जो करना चाहे, बस सजेशन है। तुम लोग भैया पढ़ाई को सबसे ऊपर रखोगे, उसके बाद कुछ सोच सकते हो। ये तो मेरा अपना है कि शौक पहले, पढ़ाई और कमाई सब बाद में। हाँ भाई, तो कमाई का सीजन चल रहा है। कल के दिन मैंने पूरे 4 घंटा 5 घंटा, कोई कस्टमर रिलेशन नहीं, कोई बात नहीं, मैंने 5 घंटा वर्क एनर्जी का वर्कबुक बनाया है। शौक पहले कमाई बाद में। 5 घंटा मैं लगातार बैठा वर्क एनर्जी का वर्कबुक बनाने के लिए। वर्क एनर्जी बनाना है, लीनियर मोमेंटम बनाना है, बस इतना ही रह गया है। काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन का कोई वर्कबुक नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम मतलब थ्योरी जैसा कुछ है ही नहीं, तो वो पूरा ही नोट करेंगे। वर्क एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास वो मिल जाएगा तो काफी हो जाएगा। मे भी कि आने वाले समय में कभी काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन भी प्लान करें, बट मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई जरूरत है। काइनेमेटिक्स तुमने पढ़ा, कहीं लगा कि थ्योरी जैसा कुछ है? ऐसी लॉज ऑफ मोशन है, तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ोगे अभी। हाँ भाई, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एक मेजर्ड रिजल्ट कैसे लिखा जाता है। तो ए एक मेजर्ड रिजल्ट है, बी दूसरा मेजर्ड रिजल्ट है, और ऐसी कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें दो मेजर रिजल्ट के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, यही तो है। या कभी कभी पावर भी होगी, प्रोडक्ट सिंपल ना हो कि एक के अंदर एक पावर है, एक के अंदर दो पावर है, एक के अंदर एक पावर है, एक के अंदर -2 पावर है, तो प्रोडक्ट नहीं, डिवीजन हो गया। नहीं, तो प्रोडक्ट और डिवीजन एक कैटेगरी है, सम और डिफरेंस एक कैटेगरी है। ठीक है, दोनों के जो सम और डिफरेंस के रूल हैं एक जैसे हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन के रूल एक ही फॉर्मूले में फिट हो जाएंगे। तो ऐसी रिक्वायरमेंट कई बार आएगी कि हमने एक लेंथ वर्नियर कैलिपर से नापा, एक लेंथ दूसरे किसी दूसरे ने नापा, और फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करते समय रूल क्या है, रूल क्या कहते हैं कि एरर कैसे लिखी जाएगी, है ना। पहला मेजरमेंट भी एररफुल था, दूसरा मेजरमेंट भी एररफुल था, तो जो रिजल्ट लिखेंगे उसमें भी तो एरर व्यक्त करना पड़ेगी कि जब पहला गलत दूसरा गलत तो रिजल्ट भी के साथ गलत की संभावना व्यक्त करना पड़ेगी कि नहीं। उसी को लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, पहले सम के लिए, सम डिफरेंस के लिए, फिर प्रोडक्ट डिवीजन के लिए। चलो सम और डिफरेंस पहले हम लोग समझते हैं, सम समझ लेते हैं, डिफरेंस बाद में समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी है जहां हमें ए और बी को जोड़ना है, मतलब ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो दो लेंथ का सम करके लेंथ आ रहा है, या दो टाइम का सम करके टाइम आ रहा है, या दो मास का सम करके मास आ रहा है, एक जैसी यूनिट की चीज होंगी। तो मैं कहूंगा कि सम करना है तो सब कुछ एरर लिमिट के साथ सम करो। क्या लिखो, मैं एग्जांपल दूंगा तो चलेगा, ठीक है। 2 प्लस माइनस 0.1, 3 प्लस माइनस 0.2, सब कुछ एरर लिमिट के साथ होगा। अब ट्रू वैल्यू आपस में जुड़ेंगी। अगर मैं कह रहा हूं ये 2 है, मगर इसमें हम गलती की संभावना व्यक्त करते हैं 0.1 की, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये 2.1 भी हो सकता है और 1.9 भी हो सकता है, प्लस माइनस लिखता हूं ना मैं, यानी गलती प्लस साइड भी हो सकती है, गलती। जब मैं कहता हूं 3 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब ये 3.2 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है। तो जब मैं अपने इन वैल्यूज को लेके एररफुल हूं, तो जो रिजल्ट है उसके लिए भी हमें एरर व्यक्त करना पड़ेगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा इस लुक में लिखा जाएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, इस लुक में लिखा जाएगा। तो ट्रू वैल्यू कितनी हो गई, 5, 5, और साथ में एरर लिखी है 0.1 प्लस माइनस 0.2। तो ये प्लस माइनस जो लिखा है वो एरर, वो साइन गारंटीड है या संभावनाएं हैं, संभावनाएं। और दूसरी बात, 0.1 गारंटीड है या 0.1 से कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, और ये संभावनाएं हैं कि जुड़ भी सकते। तो जरा एरर की सारी संभावनाएं लिख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 0.1 प्लस 0.2 एरर जुड़ सकती है। दूसरा, दोनों घट सकते हैं। तीसरा, 0.1 माइनस का और ये माइनस 0.2 हो जाए। चौथा, हाँ, ये -0.1 और ये 0.2। तो एरर में देखो जरा क्या रिजल्ट्स आउटकम्स आ रहे हैं, पॉसिबल आउटकम्स, 0.3, -0.3, -0.1, प्लस 0.1। तो बताओ गलती की मैक्सिमम संभावना पॉजिटिव साइड
और नेगेटिव साइड कितनी आई है 0.3। तो मैं यहां पर इन सारी चीजों को किनारे करते हुए, इन सबको किनारे करते हुए क्या लिखने वाला हूं 5 प्लस माइनस 0.3, यानी ट्रू वैल्यू और साथ में, यानी मैं 5 लिख रहा हूं मगर मैं इस 5 के लिए श्योर नहीं हूं ये 5.3 भी हो सकता है आंसर। नहीं, सोचो ये 2 ना होके 2.1 होता, ये 3 ना होके 3.2 होता, तो आंसर 5.3 आता कि नहीं? यही तो हो सकता था। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये 5 भले लिखा है मगर मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं, ये 5.3 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 4.7 भी हो सकता है। सावधानी, दुर्घटना। क्यों? अगर ये 1.9 होता और ये 2.8 होता तो दोनों का सम क्या आता 4.7। इस बात को ही मैं यहां ऐसे लिखता हूं। क्या जनता समझ गई है या अभी कुछ और बोलने की जरूरत है? देखो यार, जितने शब्द मैं बोलता हूं वो सफिशिएंट शब्द बोलता हूं। तुम सुन नहीं पा रहे हो तो दुर्घटना घटेगी, है ना? अब तुम कहोगे नहीं समझ आया तो मैं यही शब्द रिपीट करने लगूंगा, मेरे पास शब्द का भंडार ही इतना है। इसके बाद होता है बकैती। बकैती करने से कुछ होगा नहीं, मतलब इससे ज्यादा शब्द बोलने के बाद बकैती होती है, उससे स्टूडेंट की आदत खराब होती है। पता है कि अगर कोई टीचर बहुत ज्यादा रिडेंडेंट वर्ड बोलता है, एक ही चीज को बार बार पढ़ाना बार बार, तो उससे क्या स्टूडेंट हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि हम रिलैक्स हो सकते हैं, सर फिर से बोलेंगे। पता है ऐसे टीचर हमारी आदतें खराब करते हैं बचपन से। क्या स्टूडेंट को आइडियली एक बार में समझ जाना चाहिए कि नहीं? और अगर कोई टीचर बार बार 5-5 बार एक ही बात रिपीट करता है तो तुम्हारी क्या आदत बनेगी कि सर जो 5वीं बार बोलेंगे तब समझ ही लेंगे, अभी हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये बच्चों को खराब करती है। और जो इन ऐसे टीचरों से गो थ्रू करके मेरे पास आ रहे हैं, क्या बोलूं, झेलना पड़ता है। डिफरेंस के लिए भी लॉजिक एक बार समझ ही लेते हैं। जैसे मान लिया कोई क्वांटिटी b माइनस ए है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस माइनस 0.2, 2 प्लस माइनस 0.1। इससे भी इसको घटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फिर वो माइनस में आता है। तो बताओ ट्रू वैल्यू के साथ घटाओ, कितना आ गया 1 प्लस माइनस 0.2, और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। क्या फर्क पड़ता है जब पॉसिबिलिटी है, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया और प्लस के साथ माइनस। लेकिन जब ये पॉसिबिलिटीज है तो क्रम ही तो बदला है। तुम ऑल पॉसिबल केसेस देखो, 0.2 प्लस 0.2 0.1, हाँ भाई, माइनस 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0.2 प्लस 0.1। बताओ इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे? ये 0.1 आया, ये 0.3 आया, ये माइनस 0.3 आया और ये माइनस 0.1। तो सबसे ज्यादा संभावना, सबसे मैक्सिमम गलती क्या हो सकती है, यानी इस 1 के लिए हम श्योर नहीं है, ये प्लस माइनस 0.3 भी हो सकता है। क्या जनता समझ पा रही? तो ये कैसे, जरा मैं समझाना चाह रहा हूं। सोचो कि बी 3 ना होके 3.2 था, भाई था, हम तो श्योर नहीं है ना, 3 ना होके 3.2 था और ये 2 ना होके 1.9 था, ये 2 ना होके 1.9 था। तो अगर ये 3.2 और ये 1.9 है तो डिफरेंस कितना आएगा 1.3। अगर ये 3.2 और वो 1.9 है तो कितना आएगा? दूसरा, हो सकता है ये 2.8 हो और ये 2.1 हो, ये 3.2 हो, ये 2.8 हो, भाई माइनस में भी तो है, ये 2.8 हो और ये 2.1 हो, तो फिर वो गलती की, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा 0.7। तो क्या ये 1 0.7 भी हो सकता है अगर माइनस कर दे, और ये 1 1.3 भी हो सकता है अगर प्लस कर दे। वही बात जो हम मन में सोच रहे हैं उसी को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। यानी वर्स्ट केस में ये बढ़ा हो ये घटा हो तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये घटा हो वो बढ़ा हो तो डिफरेंस बहुत कम आएगा। वो जो रेंज है वो इसमें कवर हो रही है। जनता अपने आप को समझा ले कि एरर का मतलब क्या है। तो कुल मिला के मैं रूल क्या लिख रहा हूं कि जब भी हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो a प्लस बी करेंगे तो क्या लिखेंगे a मीन प्लस बी मीन, और बगल में प्लस माइनस क्या लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या जनता समझ पा रहे हैं? यहां मैंने मॉड लगा दिया है। नहीं, डिफरेंस का रूल क्या है a मीन माइनस बी मीन प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
मतलब क्या कि इसमें भी सेम एरर आती है और इसमें भी सेम एरर आती है। क्या जनता समझ गई अब? क्या मैं इसको सीधे बता सकता हूं? अब बताओ, पहले वाले में मैंने क्या किया, हमें दो रिजल्ट पता थे तो यहां 5 लिख दिया और एरर के साथ किया 0.1 0.3 प्लस माइनस करके 0.3 कर दिया। दूसरे वाले में अगर ए में से बी घटाना होता तो मैं लिखता -1 प्लस माइनस 0.3। दोनों में ही एरर जुड़ती हैं। क्या जनता समझ गई है या कुछ और बोलूं? डन। वैसे तो क्वेश्चन सीधे सीधे जोड़ने घटने के ही आते हैं। कल को सोचो किसी ने एक वेरिएशन कर दिया कि कोई क्वांटिटी लिख दी a प्लस 2b, a प्लस 2b, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इस आंसर को तुम क्या लिखोगे? एग्जाम्पल नंबर दिए हैं, ऊपर नंबर दिए हैं, क्या लिखोगे इसका आंसर? ये 2b अभी तक हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, तो मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है कि इसका आंसर क्या लिखोगे। अपनी कॉपी पे लिखो, मैं देखने आ रहा हूं। अगर कोई क्वांटिटी a प्लस 2b होती है तो तुम आंसर क्या लिखोगे? अभी अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया तो एकदम ताजा ताजा जैसे गरम समोसे वैसा क्वेश्चन बनाया मैंने, याद दिला दिया मैंने कुछ लोगों को, समोसा प्रेमियों को। ये व्हाइटनर है, बढ़िया वाला है, ठीक है। हाँ भाई, देखो यार, अगर यहाँ 2 का फैक्टर आ जाएगा तो तुम नहीं समझ पाओगे यार। फिर देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 और 2 कितना आएगा? 8 आएगा, प्लस ही तो है, 8 आएगा। यहाँ तो 1 ही है, 0.1 है। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.4। तो बस एरर एरर सीधे सीधे ऐड हो जाती है और प्लस माइनस के साथ। कितने लोगों ने लिख लिया है? क्या जनता समझ पा रही? ये चीज होती है, एग्जाम वाला क्या सोच ले अचानक से हम नहीं जानते हैं। तो तुम्हें थोड़ा बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। मतलब हम जो पढ़ के जा रहे हैं उसके एक स्टेप ऊपर अगर सोचना जानते हैं तो तुम किसी भी एग्जाम के लिए रेडी हो। क्या जनता समझ पा रही है? अभी तुम समझ गए होगे नंबर मल्टी और आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। समझदार के लिए इशारा काफी है, और इशारा चाहिए भाई, क्योंकि जो हम रेगुलर पढ़ के जाते हैं उसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो राइटर करेगा। अब यही करेगा, कोई भी ये भी गारंटी नहीं है। इतना सारा पढ़ना उसमें कहाँ क्रिएटिविटी करेगा हम खुद नहीं जानते। थोड़ा में ब्रॉडर होके सोचना पड़ेगा चीजों को। तो अभी मैं क्या कर रहा था, सम और डिफरेंस, और अब मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट एंड डिवीजन। मैं प्रोडक्ट डिवीजन को थोड़ा पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि कोई क्वांटिटी इस लुक की है ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब टाइप। ये मेरा फेवरेट है, ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। मुझे लगता है इस बार एक 13% वाला क्वेश्चन आया है, वो ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब वाला ही आ गया। ये कांस्टेंट है ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ऐसी कोई क्वांटिटी है जो ए बी और सी पे डिपेंड करती है और ए बी सी सब एररफुल हैं। यानी ए कुछ ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए है, बी बी मीन प्लस माइनस डेल्टा बी है, और सी सी मीन प्लस माइनस डेल्टा सी है। तो हम एरर क्यू में लिखना चाहते हैं, यानी हमारा मकसद तो ये है कि हम क्यू को क्यू मीन प्लस माइनस डेल्टा क्यू में लिखें। मगर इस बार क्यू को इस लुक में लिखना इतना आसान नहीं है। तो मैं पता है क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं डेल्टा क्यू ला ही नहीं पा रहा हूं। मैं किसके पीछे पड़ रहा हूं? मैं यहां पर
डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लाने की कोशिश कर रहा हूं। डेल्टा क्यू नहीं ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। तो ठीक है, डेल्टा क्यू बाई क्यू लाने का अगर कोई मेथड है तो डेल्टा क्यू भी आ जाएगा, क्यू वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्यू क्या है? बेसिकली ये क्यू क्यू मीन है। जनता समझ पा रही? हमारे पास जो मैथ्स है वो डेल्टा क्यू बाई क्यू लाने में सक्षम है। इसको हम फ्रैक्शनल एरर कह सकते हैं। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्यू। वहां हम सीधे एब्सोल्यूट एरर लाए थे, फ्रैक्शनल लाए थे। देख ले एक बार फिर से, यहां जो रिजल्ट दिखा था उसमें ये फ्रैक्शनल एरर है या एब्सोल्यूट एरर है? एब्सोल्यूट है। क्या कोई, जैसे ये रिजल्ट लाए थे, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। अगर कोई पूछे कि नहीं फ्रैक्शनल एरर बताओ, तो तुम क्या करते? 0.3/5 करते। करते कि नहीं? वो पूछा नहीं था। अगर परसेंट कहता तो, है ना? यहां कोई पूछता कि, ठीक है, वो बात समझ गए तुम लोग। अब यहां पर मैं कह रहा हूं फ्रैक्शनल ही लाने का हमारे पास मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स की बात हम लोग कभी मैथ्स में कर लेंगे। अभी मैं रिजल्ट पे बात करना चाहता हूं कि यहां फिजिक्स के टॉपिक से ध्यान नहीं हटना चाहिए। रूल क्या है? डीए बाई ए मॉड इंटू 1। 1 क्यों? क्योंकि पावर 1 थी। के आया ही नहीं क्योंकि के कोई एररफुल डेटा थोड़ी है, ये तो एक कांस्टेंट है, इसमें कोई गलती की संभावना, तो जिसमें गलती की संभावना नहीं वो रिजल्ट में नहीं आएगा। फिर आएगा डीबी बाई बी मॉड इंटू 2 और प्लस साइन। फिर आएगा डीसी बाई सी मॉड इंटू 3 और साइन। अक्सर मैं परसेंट एरर डीलिंग जब बताता हूं तो सबको समझाता हूं कि यहां माइनस आता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे है। बट यहां मैं ऑल पॉसिबल केसेस की एरर डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां भी प्लस आने वाला है। माइनस का ख्याल आना इज गुड, लेकिन उस ख्याल के बाद अगला जवाब अपने आप को पिलाना कि ये एरर है और एरर वर्स्ट केस आंसर होते हैं, और वर्स्ट केस आंसर में यह हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब जगह लिखेंगे, तो यहां माइनस प्लस लिख देंगे नहीं। लेकिन जब वर्स्ट केस आएगा, ये हमें मैक्सिमम एरर चाहिए होता है, मैक्सिमम एरर चाहिए होगा, तो हम वर्स्ट केस सिचुएशन में प्लस 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 चुनेंगे, है ना? सॉरी, यहां कायदे से मुझे माइनस प्लस थोड़ी देर के लिए लिखना चाहिए, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में प्लस 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 चुनेंगे। तो वर्स्ट केस सिचुएशन में डेल्टा क्यू मैक्स क्या होगा? वो होगा प्लस साइन के साथ आएगा। मैं प्लस ही लिखता हूं यार, क्यों कंफ्यूजन पालूं, इस पे कोई कंफ्यूजन में पालना ही नहीं चाहता हूं। एरर की बात है तो एरर जब भी हम लिखते हैं तो वर्स्ट केस एरर लिखते हैं, ये मैक्सिमम एरर होता है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो प्लस 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 के साथ लेते हैं। और यहां भी मैंने मॉड लगा रखा है, इसका मतलब साइन की चक्कर ही नहीं है यहां कोई। साइन के चक्कर पता है कब आएंगे? जब हम परसेंट एरर डीलिंग करेंगे। ये परसेंट एरर डीलिंग नहीं है। ये डीए और डेल्टा ए एक ही बात है, डोंट बी कंफ्यूज। डीए का मतलब डेल्टा ए है, ठीक है? यहां भी कुछ लोग डी क्यू लिख देते हैं, एक ही बात है। तो ये तरीका है। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया है सबको, ठीक है? ये फॉर्मूला पहले तो ढंग से समझ लें, नोट कर लें, फिर इस पे हम सीधे एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है? ओके, मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन करने वाला हूं। अच्छा, एक बार ये आ गया, अगर एक बार हम ये निकाल पाए, उसके लिए तुम्हें डीए बाई ए पता होना चाहिए, डीबी बाई बी डी। तो क्या डेल्टा क्यू नहीं निकाल सकते? डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू होगा फ्रैक्शनल एरर, एरर इनटू क्यू मीन। तो क्यू मीन क्या होगा? क्यू मीन होगा, वो होगा के ए मीन बी मीन का स्क्वायर अपॉन सी मीन का क्यूब। अरे सीधी बात है, जब हम किसी चीज का सम करते तो ट्रू ट्रू लेके करते थे, डिफरेंस करते थे ट्रू ट्रू लेके करते थे, प्रोडक्ट डिवीजन भी करेंगे तो ट्रू ट्रू। तो इससे क्या आएगी? ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू है, ध्यान रखना। ये एरर आई है, और ये एरर हमें कहां रखना होती है? इधर, तब रिजल्ट आता है। बहुत कम चांस है कि जेई मेंस में कोई ये पूछे, ज्यादा चांस है कि केवल फ्रैक्शनल एरर ही पूछा जाए। इसमें फ्रैक्शनल एरर और परसेंट एरर पूछे जाने का फैशन है। तो फ्रैक्शनल एरर का ये फॉर्मूला है, बताओ परसेंट एरर का क्या होगा? अरे इसी में सब में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो किसका बन जाएगा? परसेंट एरर का। यानी मैं लिख देता हूं,
अगर यहां पे कोई परसेंट एरर ऑफ क्यू पूछता है तो वो होगा ±1 इंटू परसेंट एरर ऑफ ए ±2 इंटू परसेंट एरर ऑफ बी प्लस माइनस क्यू +3 इंटू परसेंट एरर ऑफ सी। क्या जनता समझ गई है? जो रूल फ्रैक्शनल एरर का है वही रूल परसेंट एरर का है। बस इस पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, सब जगह 100। तो क्या ये क्या बन गया? दिस इज व्हाट, ये है, ये था एरर। डेल्टा ए बाई ए हो गया 1 में वेटेज इंटू 100 कर दिया तो परसेंट एरर। डेल्टा बी एरर था, बी से डिवाइड किया 1 में वेटेज, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा सी एरर था, सी से डिवाइड किया फ्रैक्शन इंटू 100। क्या जनता समझ गई है? तुम चाहो तो एक लाइन नीचे करके 100 मल्टीप्लाई कर दो, वरना सीधे लिख सकते हैं। ये पूरी कहानी अगर समझ में आ गई तो अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगा जो तुम्हारे सारे दिमाग के ढक्कन खोल देगा। दूंगा नहीं, कॉपी पे है ऑलरेडी, तो जिन्होंने नोट कर लिया है चैन की सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू हो जाए। यानी डेल्टा क्यू लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। पहले फ्रैक्शनल एरर निकालोगे, फ्रैक्शनल एरर होता है 1 में एरर का वेटेज, फिर उसकी ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एरर क्यू में आ गया। क्यू में एरर, बताओ क्यू में एरर चाहिए कि नहीं? ये एरर किस में थी? फ्रैक्शनल एरर। जब हमने 100 मल्टीप्लाई नहीं किया था तो ये एरर क्या थी? 1 में वेटेज कितना है वो ये है, ये क्या है? 1 में वेटेज। जब इस आंसर के साथ क्यू मीन मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एरर हो जाएगा एक्चुअल रिजल्ट में एरर। कहानी को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है जो दिमाग के सारे जाले साफ कर देगा जो अभी उठे हैं। कोई भी नई चीज पढ़ो तो सबसे पहले दिमाग में बादल उठते हैं कंफ्यूजन के, कि जो बातें बताई गई उनका एक्चुअली मतलब क्या है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सब बादल कब छटते हैं? जब हम अपने आप से कुछ करते हैं। क्या भाई, मैंने क्यू का एरर नहीं पूछा है, मैंने पूछा फ्रैक्शनल एरर इन ए क्या होगा। तो फ्रैक्शनल एरर इन ए वो होगा डेल्टा ए बाई ए। फ्रैक्शनल एरर इन बी वो होगा डेल्टा बी बाई। फ्रैक्शनल एरर इन सी वो क्या होगा? डेल्टा सी बाई सी। क्वेश्चन को समझे। तो पहला आंसर आ गया 0.04/2, दैट इज 0.02। दूसरा आंसर आ गया, तीसरा आ गया 0.02। कितने लोगों ने कर लिया? आ गया। अब कहा गया है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्यू, मतलब इसको क्या लिखेंगे? क्या पूछा है? अरे उसको क्या लिखेंगे जो पूछा गया है? तो बताओ फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए क्या था? डेल्टा ए बाई ए। तो फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू। कुछ तो बोलो यार। अब ये आएगा कैसे? लेफ्ट साइड तो लिखा जाता है कि हम क्या ला रहे हैं, लेकिन करना कहां होता है? राइट साइड। तो कैसे करेंगे? 1 टाइम्स
DA by A का मॉड प्लस 3 टाइम्स ये करना है। बताएं जरा। 1 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.01 प्लस 3 इंटू 0.02 कितना आ गया? 0.10। 0.10 ये डी क्यू बाई क्यू का आंसर आया है। कंफर्म करें, क्या ये फ्रैक्शनल एरर आया है? अगर कोई परसेंट एरर पूछे तो डी क्यू बाई क्यू इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 100, दैट इज व्हाट 10%। समझ गए? ओके। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, अभी एक लेवल ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट क्यू विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। क्यू को एरर लिमिट के साथ लिखना है, क्यू को एरर लिमिट के साथ लिखना है। मतलब क्यू को किस लुक में लिखना है? क्यू मीन प्लस माइनस डेल्टा क्यू, इस लुक में लिखना है। क्यू को एरर की लिमिट के साथ लिखना है, क्यू मीन प्लस माइनस डेल्टा क्यू। तो क्यू मीन कैसे आएगा? सोचें, अपने आप दिमाग लगाएं, पीछे पन्ने पलटें, दिमाग लगाएं, दिमाग जब जवाब दे जाए तब हम लोग बात करेंगे। सब कुछ मैंने समझाया है, वो बादल साफ कर लें जो थोड़ी देर पहले उठे थे। फॉर्मूला नहीं है, ये लुक है। तो बताओ पहले तो क्यू की ओरिजिनल वैल्यू कैसे आएगी, जिसको मैं क्यू मीन बोलता हूं। क्यू मीन लिखना होता है, क्यू लिखने के लिए क्या चाहिए? क्यू मीन प्लस माइनस डेल्टा क्यू। दो चीजें सोचना है, क्यू मीन कैसे आएगा, डेल्टा क्यू। क्यू मीन कैसे आएगा? अरे क्यू मीन कैसे आएगा? इसमें सब कुछ मीन मीन रख देंगे तो क्यू मीन आ जाएगा। कितनों का आ गया? नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं कि ए मीन, बी मीन, सी मीन रखोगे तो क्या आएगा? क्यू मीन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बताओ, ट्रू ट्रू वैल्यू यूज करके हम सम लिखते थे कि नहीं? ट्रू ट्रू वैल्यू यूज करके डिफरेंस लिखते थे कि नहीं? तभी तो ट्रू डिफरेंस ट्रू सम आता था। यहाँ टू प्रोडक्ट डिवीजन लाना है तो सब ट्रू यूज करो। ए कितना, बी कितना, सी कितना, बोलो। ए कितना, ए कितना, बी कितना, तो रखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कितना आ गया? 32। यानी क्यू मीन कितना आ गया? 32। इतना कितने लोगों ने कर लिया है?
और डेल्टा ए कितना आया, डेल्टा ए कितना आया, कितना, क्या ये जो 0.1 है वो डेल्टा क्यू है, ये तो 1 में वेटेज होता है। तो अगर हमें डेल्टा, ये तो फ्रैक्शनल एरर है, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है 1 में वेटेज। तो अगर मुझे 32 में वेटेज चाहिए ट्रू वैल्यू में, मैंने क्या बताया था कि ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ती है, तो 0.1 के साथ कितना 32 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3.2, तो प्लस माइनस 3.2। अब जस्टिफाइड लग रहा है, देखो 32 में 3.2 10% नहीं है, 32 में 3.2 10%। क्या जनता समझ पा रही है? ये क्वेश्चन ऑब्वियसली यार टाइम टेकिंग है, अगर ये करने को आ जाए, और मैंने तो बहुत अच्छा डेटा दिया है तो जल्दी आ गया है। उम्मीद करो एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए तो ऐसा ही डेटा दे, डेटा गंदा आ गया तो फिर तुम्हारी और भी स्किल यूज हो जाएंगे कैलकुलेशन वाली, जो अक्सर गलत ही होती हैं। क्या जनता समझ पा रही है? डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू बाई क्यू अलग अलग चीजें हैं। बताओ, अच्छा डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर मतलब 1 में वेटेज, तो 1 में 0.1 है तो 32 में, हमारी एक्चुअल वैल्यू तो 32 है ना, उसमें एरर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये पता करना था। क्या जनता समझ गई? थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन आया था, 40 सेकंड में गलती 1 सेकंड की थी, लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड था वो तो 2 सेकंड का था, तो 2 सेकंड में उसका वेटेज कितना होगा, तो तुमने क्या लिखा 1/40 इंटू 2। समझ गए? तो ये था फ्रैक्शनल एरर, इसके साथ हमने 32 मल्टीप्लाई किया तो 32 में गलती आ गई, 1 की गलती पता थी। क्या और कुछ बोलूं? ये पूरी बात है जो मैंने यहां समझाई थी कि डेल्टा क्यू कैसे लिखता है, फ्रैक्शनल एरर में उसकी ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई करके। अच्छा, इसलिए ये लिखा था, अब समझ में आया। कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है? उसी समय समझ में आ गया था तो कर क्यों नहीं दिया? फ्रैक्शन एरर के साथ ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तब एरर आएगा। और क्यू मीन कैसे आता है वो मैंने अलग बताया है। क्यू मीन कैसे आता है, ये क्यू मीन दो जगह काम आएगा, इधर भी काम आएगा और इसको लाने के भी काम आएगा। क्या अभी भी कोई संकट के बादल दिमाग में चल रहे हैं? अब देखो यार, इसमें फॉर्मूला का लुक बदल सकता है, पावर बदल सकती है, फॉर्मूला बदल सकता है, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट बदल सकता है क्या? अब चाहे जैसे क्वेश्चन कर लो, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस सिचुएशन ये है। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जनता से, जनता जवाब देगी ऑब्वियसली यार, जनता ही जवाब देगी इसका। फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला, चलो डेंसिटी का फॉर्मूला जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन में तो वॉल्यूम दिया ही नहीं, मास दिया है, रेडियस दे रखा है। और समस्या, ओके ये शेप बताना पड़ेगा। ओके स्फीयर, फ्रैक्शनल डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर, चलो मैं स्फीयर बता देता हूं। स्फीयर बिना उसके बताए काम बनेगा नहीं। कोई जनता मुझे बताए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये कुछ दिन पहले आया था क्या? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, पता है, बहुत अच्छा। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है 3/4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। चलो इतनी मदद लोगों ने एक दूसरे की कर दी है, मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता हूं, तुम ही लोगों ने बताया। क्वेश्चन है डेंसिटी को एरर लिमिट के साथ लिखना है, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, परसेंट एरर इन डेंसिटी। ये तो आसान क्वेश्चन पूछ दिया। चौथा क्वेश्चन, तीसरा मुझे क्या पूछना है? हाँ, राइट डेंसिटी विद एरर लिमिट, एरर लिमिट, ठीक है। हाँ लिखा है, ओ ये नीचे लिखा है, सॉरी। स्मॉल मिलाते जाएं, लार्ज बनाते जाएं, थोड़ा थोड़ा मतलब
दिमाग का कंट्रीब्यूशन यूज करते जाएं और बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं। वैसे ये पंच लाइन एक शराब के ऐड की है, स्मॉल मिलाते जाएं लार्ज बनाते जाएं। इसका ऐड शाहरुख खान ने किया है, बट इससे मतलब हमें पॉजिटिव निकालना है। थोड़ा थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं और अपने दिमाग को एक बड़े लेवल का बनाते जाएं। तो सबसे पहली चीज पूछी है फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, मतलब क्या पूछा है, उसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, क्या पूछा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी मतलब क्या पूछा है। अरे हाँ, तो उसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बोलो क्या लिखूं। डेल्टा डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, ये पूछा है। डी रो बाई रो, इसको रो पढ़ते हैं, चाहे हंस के पढ़ो चाहे रो के, रो ही पढ़ेंगे। क्या रिजल्ट आएगा, अब ये आएगा कि ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कांस्टेंट से, मास से और आर क्यूब से। तो यहां क्या आएगा, कुछ भी, dm बाई एम इंटू 1 dr बाई आर इंटू 3 और बीच में प्लस साइन, वही मतलब m बोलो dm बाई एम बोलो एक ही बात है। फ्रैक्शनल एरर है तो फ्रैक्शनल एरर की मदद से आएगा। क्या ये बात लिखना चाहिए कि नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा शर्मिंदगी महसूस करें अपने अंदर कि ये तो लिखना ही चाहिए था भाई। हाँ, तुम फक्र महसूस करो अपने ऊपर, गुड। हाँ, वही तो कह रहा है वो कि मैंने लिखा है सर, मैं क्यों शर्मिंदगी महसूस करूं, तो ऑब्वियसली जिसने लिखा है वो। तो 1 इंटू डी एम बाई एम मतलब 0.2 बाई 8, 3 इंटू 0.1 बाई 2। अब तक ये भी नहीं लिखा गया है तो फिर से शर्मिंदगी महसूस करें। कितना आया ये रिजल्ट, एनीवन, गंदा आ रहा है क्या, ये आ रहा है 0.15 और ये कितना आ रहा है 0.05। कंफर्म करें भाई लोग, सॉल्व करके कितना आएगा 0.15 571 0.175 है ना। अब यहाँ पे भाई ये फ्रैक्शनल एरर करके निकाला गया है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, है ना। तो यहाँ तुम रूल मत लगाना सर, दो दो तो 0.175 आ गया, डेल्टा रो बाई रो। कोई दिक्कत भाई लोग, डेंसिटी का फ्रैक्शनल एरर आ गया है। परसेंट एरर कैसे आएगा, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, तो ये आएगा 0.175 इंटू 100 दैट इज 17.5%। टू मच, बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है अब आया है तो सही है। ओके, राइट द डेंसिटी विद एरर लिमिट। अब हमें डेंसिटी का आंसर लिखना है एरर लिमिट के साथ। लिखा रो मीन प्लस माइनस डेल्टा रो, रो मीन, रो मीन, रो मीन होगा मास मीन 4/3 आर मीन। क्या किसी ने निकाला है ये सॉल्व करके, 0.23, मास रखा 8 इंटू 3 अपॉन 4 पाई इंटू आर यानी 2 का क्यूब। तो 2 के क्यूब से तो 8 कट गया यार, हाँ 3/4 पाई आ रहा है। तो भाई 3/4 पाई को मैं 3/4 पाई ही लिखे रहने देता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। रो मीन आया 3/4 पाई, डेल्टा रो कितना 0.175 इंटू 3/4 पाई, दैट्स इट। कितने लोगों ने कर लिया यार, ये जनता समझ गई है। तो देखो यार, इस तरह का ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूछे जाने के ना के बराबर चांस होते हैं। ज्यादातर कहानियां यहां रुक जाती हैं या परसेंट में रुक जाती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ज्यादातर कहानियां यहां से शुरू नहीं होती हैं जहां से मैंने शुरू किया है।
ज्यादातर कहानियां पता है कैसे शुरू होती हैं, वो कहेंगे कि मास का परसेंट dm by m into 100 दे रखा है 2.5%, और कहेंगे dr by r into 100 दे रखा है कितना 15%। नहीं तो कहेंगे डेंसिटी का परसेंट बताओ। क्या पूछेंगे? डी रो बाई रो इंटू 100 बताओ। तो क्या ये काम करने में तुम्हें कुछ सेकंड्स लगेंगे? क्या करोगे? 1 इंटू 2.5, फिर 3 इंटू, नो ये 0.05 आया था, 0.05 आया था, तो 0.05, तो ये कितना आ गया? ये 17.5%। ये इस बार भी इसी तरह का क्वेश्चन आया है, सीधे सीधे बने बनाए परसेंट दे दिए थे, इसका परसेंट, इसका परसेंट और इसका परसेंट पूछा था। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है पूरे असाइनमेंट का वही था, पूरे टेस्ट का, नीट का मैं बता रहा हूँ। जेई मेंस तो इस बार आसान आया था, नीट मुश्किल आया था। हाँ भाई, ओके, ये क्वेश्चन जरा देखें, थोड़ा मुश्किल के बाद थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं। The length of a pendulum and time period are 3% and 2%. The maximum percentage error value of L t by t square. कोई क्वांटिटी L by t square दी है, ठीक है, तो उसका एक नाम रख देते हैं Q। क्वेश्चन में कहा कि L by t स्क्वायर की मैक्सिमम परसेंट एरर बताओ, तो बेसिकली वो L by t स्क्वायर का नाम Q रख दें, Q का परसेंट एरर पूछ रहा है। इतनी मदद कर दी, आगे संभाल लो। कितना है? सभी सोच रहे हैं सर, स्टार्टेड थिंकिंग। बताओ, डी क्यू बाई क्यू इंटू 100 ये लाना है, तो वो होगा dl by l इंटू 100 दैट इज परसेंट ऑफ l इंटू 1, dt by t इंटू 100 दैट इज परसेंट ऑफ t इंटू व्हाट 2। हमें सीधे ऐसे करना है, तो जब ये लेंथ का परसेंट बना बनाया दिया तो हमें खुद थोड़ी करना है। कितना दिया है? 3%, और दूसरा कितना दिया है? 2 इंटू 2, तो कितना आ गया? क्या इससे आसान दुनिया में कुछ हो सकता है? इससे आसान एक काम है, चुल्लू भर पानी लो। ये मैं नहीं बोल सकता यार, वरना लोग कैमरे में कहेंगे बताइए बच्चों से ऐसी बातें करते, इसी वजह से तो इतने सब कांड होते हैं दुनिया में, टीचर लोग, ये इस तरह से होता है ना। मैं कह रहा हूँ चुल्लू भर पानी लो, छींटे मारो मुंह पे, उससे ताजगी आ जाती है, दिन फ्रेश रहता है। ये मैं कह रहा था, तुम लोग क्या समझ रहे थे? यही समझे ना, वही मैं कह रहा हूँ। वो तो बोल ही नहीं सकते ना यार, जनता नाराज हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। हाँ भाई, अगला। फिर से ये मुंह में चींटे मारने वाला क्वेश्चन है, हो गया, देख लो। अच्छा, ये वाला था ना, अच्छा वही मैं कहूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें रूल क्या है कि हम सम के हिसाब से फैसला लेंगे। जब हम इनको ऐड कर रहे थे, जब हम ऐड कर रहे थे 1 2 3 4 ऐड कर रहे थे, तो ऐड भी तो हम उन्हीं के हिसाब से लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। अच्छा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो है, हाँ ये भी तो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें जब ऐसा कोई मामला फंस जाए तो सबको इंडिविजुअली डिवाइड करना पड़ता है। 2.48 डिवाइड बाई 4 ऐसे करके जब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, है ना, तो जो आंसर आएगा वो 3 ही डिजिट का आएगा। हाँ 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 हाँ, ये करना पड़ता है इन दैट केस, इन दैट केस हमें ऐसे करना है। कुल मिला के ये कर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 2.51, ये आंसर होगा। तो देखो यार वॉल्यूम, हाँ भाई हो गया या चुल्लू पर पानी लेना है? ठीक है, अगला देखो, बिल्कुल उसके 3 हो चुके हैं, आगे तक के एंड तक के हो चुके हैं। तो वॉल्यूम होता है, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो dB बाई वी इंटू 100 हमें लाना था, वो होगा dr/r इंटू 100 का 3 टाइम्स। तो ये इन्होंने बना बनाया दे रखा है, हमें करना कुछ नहीं है, कितना है 0.1, तो आंसर आ गया 0.3%। सबका हो गया है, अच्छी बात है, मैं ऑनलाइन जनता के लिए बता रहा था सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन था क्या इस बार? हाँ इसका आंसर देख लेता हूँ, फ्रैक्शनल एरर का आ रहा है, तो नन ऑफ दीज भी तो आंसर है ही। वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी लेंथ ब्रेड्थ, और लेंथ दे रखा है ये, ब्रेड्थ दे रखा है ये, और थिकनेस दे रखा है ये। तो मैक्सिमम परसेंट एरर इन वॉल्यूम dB बाई वी इंटू 100 पूछा है। क्या इस बार इन्होंने बना बना, पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। हाँ कहां तक पहुंचे, कर रहे हो तो अच्छी बात है, कहां तक पहुंचे? थोड़ा स्पीड में सोचने की कोशिश करें, पहले फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। हाँ भाई प्रियांशी, क्या फॉर्मूला बनेगा? तीन चीजों का प्रोडक्ट है, सब में 1 पावर है, क्या बनेगा? मुझे बताओ इन्होंने बना बनाया दिया है या हमें बनाना पड़ेगा? क्या इन्होंने dl बाई एल इंटू 100 पूरा परसेंट बना बनाया दिया है या हमें बनाना पड़ेगा? अगला क्वेश्चन, बनाना पड़ेगा, यही मुझे बता। लेंथ दिया है विद एरर लिमिट, तो फ्रैक्शनल एरर पता है कितना होगा 0.1 अपॉन 10 इंटू 100। विड्थ दिया है तो क्या होगा 0.01 अपॉन 1 इंटू 100, प्लस dt कितना दे रखा है 0.001 अपॉन 0.1 इंटू 100। हमें ये बनाना पड़ेगा इस बार, इससे पहले वाले आसान थे, ये थोड़ा सा मेहनत वाला है। ये कितना आ गया 1 1, ये कितना आ गया 0.1, तो आंसर कितना हो गया 3%। क्या 3% कोई आंसर नहीं है, तो डी आंसर होगा। कि जनता समझ गई है, ज्यादातर लोग ए टिक करके चले आएंगे क्योंकि फ्रैक्शनल एरर का आदत होती है लोगों को, तो मैच भी कर जाएगा। ये 3% है, अगर कोई फ्रैक्शनल एरर क्या होगा तो 0.03 आता, अगर मैं 100 यहाँ सब में मल्टीप्लाई ना करता तो ये आंसर कितना आता 0.03। डन। हाँ ठीक तो है, ये कोई क्यूब टाइप की बॉडी है तभी साइड दे रखा है, ठीक है, तो क्यूब का साइड लेंथ दे दो, साइड लेंथ ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है ए क्यूब। ये आसान हो गया, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया मास अपॉन ए क्यूब, हो गया। जितनी जल्दी मैं कर रहा हूं उतनी जल्दी तुम भी सोचने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में जितनी मेरी स्पीड है उससे काम बनेगा नहीं, तुम्हें उससे आगे निकलना है। हाँ भाई dm बाई एम इंटू 100 बना बनाया दिया है या बनाना पड़ेगा, बोलो। बना बनाया दिया है, बनाना पड़ेगा, बना बनाया दिया है,
dm by m into n is 4% और ये कितना है 5, तो इसका आंसर आ गया 19%। क्या उम्मीद करते हो इससे आसान लाइफ में कुछ हो सकता है? मैंने बताया ना, चुल्लू भर पानी। एक ये क्वेश्चन है, पीछे पलट के तो देखो यार, तुम अमिताभ बच्चन थोड़ी हो जो तुमने अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ भाई पीछे। एवरेज लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर, एवरेज लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर। तो एवरेज लेंथ एल एवरेज देखो जरा कितना आएगा, 2.51, 2.49, 2.48, 2.55 डिवाइड बाई व्हाट 4, ये कितना आ रहा है 10.03/4। तो यहाँ एक चीज आती है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि देखो ये 3 डिजिट का आंसर था, ये इनफाइनाइट का है, तो सम के रूल के हिसाब से ये कितने डिजिट का आ गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट का आ गया, सब सही था, कोई गलती नहीं थी। अब आंसर इससे लाओगे तो कितना डिजिट का आ रहा है जरा देखें, 5, 7, 8, 2 0 5 और उसके बाद 3/4 बचा ना, तो कितना 1 0 बढ़ जाएगा, जस्ट मिनट 07 507, ठीक है। तो हमें कितने डिजिट का आंसर लिखना है, हाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि यही आंसर लिखा छोड़ देना चाहिए। बट ऐसे केस में जब इंडिविजुअल मेजरमेंट डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट के थे तो आंसर भी 2-2 डिजिट का आता है, तो कोई कहेगा सर रूल फेल हो रहा है। तो इसमें मैंने इसका रूल एक्चुअली क्या है कि जो कहीं लिखा नहीं है, ये मतलब ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 4 डिजिट का आंसर आने लगे तो हमें देखना है कि हमारे मेजर्ड रिजल्ट कितनी वैल्यू के थे उतने का लेना है। अब रूल कैसे सक्सेसफुल कराना है देखो जरा, उस केस में 2.51/4, 2.49/4 ये अलग अलग कर देते हैं कि भाई तुम्हें रूल जस्टिफाई कराना है तो देखो यहां से जस्टिफाइड है। बताओ ये आंसर तुम कितने डिजिट का लिखोगे, डेसिमल के बाद नहीं, टोटल 3 सिग्निफिकेंट का, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो फाइनल आंसर भी कितने का आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का। तो तुम्हें कुल मिला के ऐसे सोचना है कि तुम यहां से जस्टिफाई कर सकते हो, तो ये आंसर कितना लिखा जाएगा 2.51। क्या जनता समझ गए? ये डिफॉल्ट, ये बड़े परेशान करने वाला रूल है कि हम ऐसे करते हैं तो फिर तो नियम बदल जाता है, लेकिन हम ऐसे समझते हैं तो वो 3 डिजिट का आ जाता है। जो मुझे समझ में आया है वो यही समझ में आया कि इंडिविजुअल रीडिंग का जरा देखो क्या मामला है, जो इंडिविजुअल रीडिंग का मामला है आंसर भी उसी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट का आएगा। बात क्लियर है? हर तरह के मामले जस्टिफाइड है। ओके, अब तुम्हें फिर से वही है, मिसलेनियस वाले सारे क्वेश्चंस करके आना है, हालांकि जितना तुमने क्लास में कर दिया इसके बाद मिसलेनियस की औकात नहीं कि तुमको डिगा सके, सारे क्वेश्चंस ट्राई करना है। इसके अलावा अब तुम लोग बुक देखना शुरू करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल की शुरुआत करेंगे, मींस कि फिजिक्स शुरू होने से पहले फिजिक्स की बहुत बड़ी तैयारी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ग्राफ आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक देखेंगे एंड सो ऑन। वो करने के बाद हम लोग फिजिक्स में एंट्री करेंगे, ठीक है।